क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे और मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। भारतीय बाजार में हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और तस्वीर अच्छी खासी नजर आ रही है। ऐसे में लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, मार्केट के आउटलुक कैसे हैं, विस्तार से सब कुछ बताने के लिए हम दोनों हाजिर हैं। भारतीय बाजार में हमने कल कोहराम देखा, बिकवाली, हाहाकार गिरावट का, लेकिन आज के सत्र में हम देख रहे हैं बाजार में तो तेजी जो है वो वापस लौटी है। इसके पीछे की वजह फैक्टर्स की अगर बात करें, क्रूड में जो उबाल कल था वो थमता हुआ दिखा है, उसी के चलते सेंटिमेंट्स थोड़ा सुधरे जरूर हैं। 23,200 के स्तर पर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में और बेहतर एक्शन आप पाएंगे 53,750 के लेवल्स पर। बड़े दिग्गज प्लेयर्स और बड़े दिग्गज सेक्टर्स बाजार को संभाल रहे हैं, जिसके चलते ये तस्वीर हम देख रहे हैं। ऊपरी स्तरों से इस वक्त थोड़ा सा इंडेक्स जो है हल्का होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन हाँ आपको बता दें कि इस वक्त निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी कमजोरी हावी हो रही है। लगातार हम आपको ये एडवाइस भी दे रहे हैं कि बाजार की इतनी उठापटक में फिलहाल वेट एंड वॉच का नजरिया रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है, ग्लोबल अनिश्चितताएं अब भी जस की तस है। चलिए यहां से आगे आपके लिए आने वाले 1.5 घंटे में क्या कुछ है खास, विस्तार से आपको बता देते हैं। उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे। यहां से चंद मिनटों में आपको मार्केट का आउटलुक बताएंगे। इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, आपको करना क्या चाहिए, किस तरह की तस्वीर बाजार में है और इन स्तरों पर क्या लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे। 2:10 पर हमारे साथ जब मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, हम समझेंगे उनसे क्लोजिंग ट्रेड्स, स्टॉक स्पेसिफिक बाजार पर उनका नजरिया क्या बन रहा है और साथ ही उनका बाजार पर आउटलुक भी जानेंगे। बीटीएसटी एसटीपीटी ट्रेड्स, ऑप्शन की रणनीति और इसी के साथ इवेंट्स, ट्रिगर्स, मार्केट सत्री जैसे सेगमेंट्स भी होंगे। इस वक्त बाजार की बड़ी बातें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं मजबूती थी दिन भर और ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के होते हुए बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स में भी मोमेंटम कायम है। हरे निशान के साथ अब भी हम ट्रेड कर रहे हैं। 23,250 के इर्द गिर्द निफ्टी इस वक्त कामकाज करता हुआ और बैंक निफ्टी के अगर देखेंगे वहां पर भी हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस अब भी इंटैक्ट है। 277 अंकों की 53,728 के स्तर, 650 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में इस वक्त नजर आ रही है। भूलना नहीं है कि इंडिया विक्स में स्पाइक्स थे, अभी थोड़ा सा लाल निशान में आधे से 1% की गिरावटें झेल रहा है। दिग्गज कंपनियों में रिलायंस ने बाजार को संभालने का काम किया और मेटल शेयरों से सपोर्ट है, साथ ही आईटी ने भी कमबैक किया है। सरकारी बैंक का खेमा अगर आप देखेंगे, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे फिनेंशियल्स और बैंक्स में गिरावट थी। आज एक मजबूती का ट्रेंड है, जिसके चलते बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस है। फार्मा शेयरों में भी तेजी और लेबोरेटरी स्टॉक्स पर खास नजर रखें। ब्रोकरेजेस के बुलिश पॉजिटिव रिपोर्ट्स है, जिसके चलते फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पिछले दिनों वहां पर भी डाउन ट्रेंड्स थे, लेकिन आज के सत्र में मजबूती दिखा रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी और इससे जुड़े सब सेगमेंट्स भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटल सेक्टर में भी अच्छा खासा रुझान है। कल हमने देखा था कमजोरी छाई थी, लेकिन आज मेटल्स की चमक भी बढ़ती हुई। लॉयड मेटल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स हैं जो कि करीब 3 से 6% तक बढ़े हैं। 2 दिनों की गिरावट के बाद ये तेजी लौटी है। लेकिन चलिए यहां पर मार्केट पर पूरा का पूरा आउटलुक, बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी, लेकिन स्टॉक वाइज मूव्स कहां पर हैं, बिग बजिंग मोमेंटम कहां पर है, सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। हाँ, मार्केट में देखिए आज थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन जरूर देखने को मिल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि हम तेजी को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर बहुत बढ़िया मोमेंटम है। आइए शुरुआत करते हैं हम उन पीएसयू बैंकिंग के खेमे से, क्योंकि आप देखिए आज किस तरीके से रीबाउंड दिखा रहे हैं। ना ही सिर्फ दिग्गज एसबीआई को आप देख लीजिए, बट इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बीओआई, यूनियन बैंक, यहाँ पर जो है आपको बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स भी आप देखिए 3 से 5% की तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो फार्मा काउंटर्स हैं वहां पर बहुत जोश देखने को मिला है। अब देखिए वो जो ओबेसिटी की दवा है समाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड, ये अब ऑफ पेटेंट हो गई हैं। कई सारी कंपनीज आप इनमें से देखेंगे कि वो उसके क्लियर बेनिफिशियरीज हैं। लॉरेस लैब, ग्लेनमार्क, लुपिन, ऑरोबिंदो, यहाँ पे भी 3 से 4% की तेजी है। तो आज फिर से फार्मा की सेहत बेहतर होती हुई दिखी है। शुगर काउंटर्स में मिठास जारी है। कल भी हम देख रहे थे कुछ शुगर काउंटर्स अच्छा कर रहे थे, पर आज जो छोटी मझौली कंपनियां हैं, चाहे उत्तम शुगर हो, दालमिया शुगर हो, द्वारिकेश, धामपुर, इन सभी में जो है बहुत अच्छा आप एक्शन देखेंगे। साथ ही खबरों के लिहाज से आज वाटक वाबाग में एक अच्छी तेजी है, क्योंकि यहाँ पर उनको 2050 से 600 करोड़ के बीच में
में की जो रेंज है उसमें एक ऑर्डर मिला है। अब जो कंपनी है जो अपने ऑर्डर नया ऑर्डर जो उनको मिलता है वो बताती है तो उसकी कैटेगरी डिफाइन करती है। तो हमारे लिहाज से ये 250 से 600 करोड़ का ऑर्डर होना चाहिए। नैटको फार्मा भारत में सेमाग्लूटाइड का इंजेक्शन लॉन्च किया है जिसकी कीमत 1290 हो गई है। और टाटा स्टील में लुधियाना के स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक फर्नेस का जो है इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है और कंपनी जो है 3200 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेगी। वो टाटा स्टील आप ओवरऑल देख लीजिए कितने दमदार मूव्स आज के सत्र में दिखा रहा है। तो ये थे वो तमाम काउंटर्स जहाँ पर आज बजिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आज की तेज़ी टिकेगी, क्या अब अगले 1-1.5 घंटे में हम और तेज़ी दिखा सकते हैं या नहीं। आइए इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम अभिषेक के पास चलेंगे। तो अभिषेक, क्या होनी चाहिए रणनीति? अभी भी निफ्टी ने 200 अंकों की तेजी होल्ड करके रखी है। सृष्टि, गुड आफ्टरनून। देखिए, कहना मुश्किल है कि बाजार के अपने गेंस को होल्ड कर पाएगा क्योंकि आज की जो रिकवरी आई है उसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि कच्चे तेल में हमने ऊपरी स्तरों से नरमी देखी है। लगभग 119-120 डॉलर के आसपास के भाव हो गए थे, वहां से कच्चा तेल नीचे आ गया है और 110 डॉलर के नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन क्या ये हम पहली बार देख रहे हैं? पहले भी हमने देखा था कि 119.5 तक पहुंचा था कच्चा तेल और वहां से रिवर्स होकर 100 के आसपास आया और फिर हमने उबाल देखा था। अब ये ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं, नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान के साथ जो युद्ध है वो उम्मीद से जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन इनके बयानों पर कितना यकीन करें ये एक बड़ा सवाल है। अभी भी युद्ध विराम को लेकर कोई पुख्ता स्टेटमेंट आए नहीं है, तो ये बाजारों में जरूर थोड़ी सी चिंता रहेगी। और आज आप देखिए ऊपरी स्तरों से अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो लगभग ऊपरी स्तरों से आपको 100 अंक नीचे निफ्टी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी स्तर से लगभग 600 अंक नीचे इस वक्त आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो बाजार में देखिए अभी भी भरोसे की जो कमी है साफ तौर पर नजर आ रही है। निचले स्तर से थोड़ी बहुत बाइंग आई है बट बहुत ज़्यादा ये सस्टेनेबल लग नहीं रही है सृष्टि, अगर मैं फ्रैंकली अगर आपसे बताऊं तो। और देखिए उसकी वजह यह है कि इंडिया विक्स को आप देखिए, इंडिया विक्स को गिरना चाहिए था। इंडिया विक्स हमने देखा कि आज इंटरडे में 21.5 के आसपास आया, लेकिन वहां से फिर से उछाल आया और हम देख रहे हैं कि 22.5 के आसपास के लेवल इंडिया विक्स के आपको नजर आएंगे। तो इंडिया विक्स जब कूल डाउन होगा, इंडिया विक्स को जब आप नीचे जाते हुए देखें लगातार, तो आप मान के चलेगा कि बाजार में जो रिस्क है वो कमी उसमें आई है और फिर यहां से बाजार हो सकता है कि अपने गेंस को अच्छे से प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई दे। अब कल बहुत बड़ा फॉल था अक्रॉस द बोर्ड बाजार में, तो आज के जो गेंस हैं आपको देखेंगे कि मतलब लिमिटेड ही नजर आएंगे। कितने गेंस है? 1% निफ्टी चला है, निफ्टी बैंक की बात करें तो आधे % के आसपास की तेजी है। तो मैं बहुत बेरिश नहीं हूं, ऐसा नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि शायद अब युद्ध जो है अब अपने आखिरी दौर में है, बट जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता बाजार में कोई हम बड़ा उछाल देखेंगे नहीं। और आज वैसे भी फ्राइडे फैक्टर बाजार में काम कर रहा है। लोग नहीं चाहते कि अब 2 दिन तक अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को ओपन रखे वो वीकेंड में जाएं। तो रणनीति देखिए यही होनी चाहिए। कल भी हमने जो लेवल्स कहे थे, आज भी कुछ लेवल्स मेरे उसी तरह के हैं। निफ्टी को जो बड़ा सपोर्ट है अभी भी वो 23,000 पर है और रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,301 रेजिस्टेंस का लेवल है जो इंटरडे में अभी प्ले करता हुआ दिखाई देगा। 24,000 के ऊपर निकलने के बाद ही बाजार का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि पॉजिटिव होगा। और 24,000 का आंकड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ऑप्शंस के अगर आप डेटा को देखेंगे तो वहां पर आपको बिल्डअप अच्छा खासा दिखाई देगा। छोटे टारगेट के लिए बाई ऑन डिप्स आप कीजिए और स्टॉप लॉस नजदीक का रखिए। कल भी हमने यही कहा था और यही स्ट्रेटजी बाजार में फिलहाल आपको पैसे बना के देगी। जो अभी फिलहाल का जो रेजिस्टेंस है आज का वो है 23,300 का। अभी ये मेरा मानना है कि खतरा टला नहीं है और बुरी खबरों को लेकर निश्चित तौर पर बाजार में सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम नीचे के अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि मतलब थोड़ा बड़े अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 22,500 के नीचे जाने के आसार बाजार में काफ़ी कम है। वहां तक हम देख रहे हैं कि अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं ट्रेडर्स। तो साफ है मामला कि आप गिरावट को बाइंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन छोटे ट्रेड कीजिए, छोटे गेंस के लिए ट्रेड कीजिए। और ब्रॉडर सेंस में पॉजिटिव तब होना है जब निफ्टी बैंक फिर से 55,000 के ऊपर आ जाए और निफ्टी जो है 24,000 के आंकड़े को पार कर ले। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी सी इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हैं और पीएचडी कैपिटल के प्रदीप फुलदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी और प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत अंशुल जी आपसे करना चाहेंगे। बाजार में आज ठीक ठाक रिकवरी, हालांकि कल पिटाई काफी ज्यादा थी और आज हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव भी आया है।
कैसे आप प्लान करने की सलाह देंगे? और अंशुल जी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब 2 दिन छुट्टी रहेगी, सोमवार को मुलाकात होगी, तो किस तरह से इंडेक्स में अभी प्लान करें? देखिए, कल क्लोजिंग ट्रेड में जब BTST देने की बारी आई थी, तब मैं इसीलिए अवॉइड करके गया था कि डेली चार्ट पे बेरिश सेंटीमेंट था। 75 मिनट के चार्ट पे 4 दिन के लो स्वीप करा के हैमर बनाया था, तो हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाउंस बैक शॉर्ट लिव्ड रहा, पहले ही 75 मिनट में पूरा प्ले आउट हो गया। 75 पीरियड मूविंग एवरेज 75 मिनट्स के चार्ट पे टेस्ट हो गया, और वहीं से अब साइडवेज एक चॉपी रेंज बनी हुई है। निफ्टी जो इनसाइड बार बना रहा है, कल के अंदर ही पूरा प्राइस एक्शन चल रहा है। बैंक निफ्टी कल के हाई को टच करके नीचे आया है, हालांकि फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं मिली है, बट अगेन वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, और अक्सर वीकेंड में ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ करते हैं। बहुत मेजर पोजीशंस नहीं कैरी करके जाएंगे, एटलीस्ट ऑन द इंडेक्स फ्रंट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन तक अगर थोड़ा सा बाउंस बैक मिलता है, जिसकी उम्मीद है कि हम शायद 54,100 की जोन तक जा सकते हैं, तो यहाँ से एक छोटा स्कैल्प लॉन्ग लेके वहां तक के लिए ट्रेड करना है तो ठीक है, वरना वीकेंड में तो पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए, वो भी इस दौर में जब अभी न्यूज आई है कि शायद एक F-35 ईरान ने गिराया है। यूएस का जो ये मान के चलते थे कि सेफेस्ट उनका वेपन है जिसको गिराया नहीं जा सकता है, और यूएस ने कंफर्म भी किया है, तो ये दिख रहा है कि ईरान भी उतना ही स्ट्रांगली मार रहा है वापस। तो कहीं ना कहीं ये टेबल पे जाके खत्म होगा वॉर, जहाँ पे नेगोशिएशंस होंगी। तो वीकेंड में 2 ही चीज हो सकती है, या तो एस्केलेशन, तो आप मंडे गैप डाउन देख सकते हैं, और अगर नेगोशिएशन टेबल पे आते हैं लोग, तो बाजार इसको काफी अच्छे से लेगा, और मंडे हम गैप अप देख सकते हैं। बेटर है मंडे की सिचुएशन मंडे आके देखें। फिलहाल एक स्कैल्प 54,000 54,100 तक दिख रहा है, और निफ्टी पे 23,309 यहाँ तक की एक अपसाइड दिख सकती है। अगर लेना है तो अगले 1-1.5 घंटे के लिए एक छोटा लॉन्ग ले सकते हैं, और वीकेंड में ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए। मैं भी इत्तेफाक ही रखती हूँ अंशुल जी, क्योंकि जो सारे सिचुएशन सिनेरियोज थे वहां से कोई हल अभी तक निकला है नहीं, और ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव फैक्टर्स फिलहाल दिख पाए हैं। जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि एस्केलेशन अगर होते हुए दिखे तो एक सिचुएशन बन सकती है, और अगर राहत की खबर कोई आई, लेकिन ये वीकेंड ही समझाएगा कि आखिर क्या कुछ निकल कर आ सकता है। और पिछला पूरा हफ्ता, ये हफ्ता जो मार्केट ने देखा है उतार चढ़ाव, इसके बाद आज की तेजी पर इतना ज्यादा भरोसा करना मुश्किल ही है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इंडेक्स स्टॉक सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंडिया विक्स है, रुपए की चाल है, ये सारी चीजें जो है वो एक तरह से रिस्क तो दिखाई रही है। लेकिन चलिए, ऐसे में भी स्टॉक वाइज जैसे आप भी बता रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया फिर भी बन रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, स्टॉक पिकिंग मार्केट है। तो कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर, ये जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। गुड आफ्टरनून प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। लगभग सारे सेक्टर्स में एक्शन आज नजर आ रहा है, मजबूती की चाल है। स्टॉक वाइज क्या कुछ है आपके फोकस रेडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून मैम, आपको, अभिषेक जी को, सृष्टि मैम को, अंशुल जी को, एनईटी न्यूज़ स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स में मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम, डू नॉट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर। 2 कॉल लेके आया हूँ, एक रहेगा सेल का, एक रहेगा बाई का। उससे पहले सुबह का एक अपडेट मैंने दिया था, त्रिवेणी इंजीनियरिंग स्टॉक 362 का हाई लगाया, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सुबह बात किया था टाटा पावर का, पहला टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद थोड़ा नीचे है, तो जिन्होंने भी पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है ठीक है, सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है। अभी का जो सेल कॉल रहेगा, पहला कॉल है सीजी पावर। सीजी पावर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप अभी यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है, ज्यादा अभी सेलिंग प्रेशर आया नहीं है। 682 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि करंट जोन से शॉर्ट करना चाहिए। 668, उसके बाद 636 का टारगेट आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। 2 से 3 दिन का व्यू रहेगा। 696 का एकदम छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, आप कैरी करके जा सकते हैं। सेकेंड और एक धुरंधर स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। अभी 1117 1118 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अभी भी अपसाइड पॉसिबल है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। जिस तरीके से स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया है, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, मुझे लगता है कि बाय कीजिए। पहला टारगेट यहाँ पे 1138 का आना चाहिए, सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे 1180 का आना चाहिए। एक बार एक स्टॉप लॉस 1085 में मेंटेन करना चाहिए।
ठीक है, ये ओला इलेक्ट्रिक हटा दीजिए, ओलेक्ट्रा लगा दीजिए। मतलब ओला और ओलेक्ट्रा में बहुत फर्क है, और अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही फर्क होगा। लेकिन प्रदीप, आप ये रह रहे के धुरंधर आपकी जुबान पे आ ही जाता है, कैसी लगी मूवी आपको? जबरदस्त सर, मतलब आपने अभी देख लिया क्या आपने? नहीं नहीं, मैंने आई तो थिंक नहीं देखी, आपने। मैंने पहले आपसे रिव्यूज पूछे तो हैं, फिर क्योंकि मैं आप तो स्पॉइल बड़े नहीं खतरनाक करूंगा वाले एकदम फैन है वो। ना। तो फिर मैं अभी सर स्पॉइल नहीं करूंगा, डेफिनेटली हाँ देखना चाहिए। नहीं नहीं, अभी कहते अंशुल जी तो गोवा जा रहा है, मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा आप गोवा जाके देखिए। जबरदस्त मूवी है सर, मतलब लेकिन एक चीज मैं अरे वाह। रहमान डकात को मिस कर रहा था। अब रहमान डकात तो पार्ट 1 में उनका डेथ हो चुका है, पार्ट 2 में उनको हमने देखा नहीं है। लेकिन जिस तरीके का मूवी है, जिस तरीके का क्रेज कोलकाता में है, मतलब कल मैं गया था, पूरा सुपर डुपर हिट मूवी, हाँ पूरा हॉल बुकिंग है। और 100 करोड़ से ज्यादा तो उनका रेवेन्यू भी हो चुका है। मैं भी ये प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ, नेक्स्ट आने वाला 10-15 दिन में ही आई थिंक 1,000 करोड़ के ऊपर उनका रेवेन्यू भी हो जाएगा। और मूवी में जो ट्विस्ट है, मतलब हर एक आधा आधा घंटे में एक एक ट्विस्ट है, जबरदस्त मूवी बना है। नहीं नहीं, बिल्कुल 1,000 करोड़ जाएगी, और अपना कंट्रीब्यूशन प्रदीप आप देते रहिएगा। जैसे कि आपने ही बताया था कि आपने 3 या 4 बार धुरंधर 1 देखी थी, तो पता नहीं ये वाली आपको ज्यादा पसंद आई, तो पता नहीं कितनी बार देखेंगे। तो इस पर आगे हम सर बातचीत करेंगे, और शायद सृष्टि भी देख के आ गई मूवी, उनका भी उस पर रिव्यू लेंगे कि उनको। सर और एक चीज, मतलब वहां पे तो हम अंशुल जी को भी मिस कर रहे थे, क्योंकि वो जो संजय दत्त एसपी चौधरी आलम का रोल कर रहे थे, तो उनका भी सरनेम है चौधरी, तो हमारा अंशुल साहब का भी सरनेम है चौधरी, तो हम उनको भी मिस कर रहे थे वहां पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इस पर आगे हम बात करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात क्या है ना, कि देखिए धुरंधर तो चल रही है, पीवीआर नहीं चल रहा है। पीवीआर फिलहाल आज शुक्रवार के दिन भी हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तरों की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी गिरावट है। पीवीआर पर भी व्यू लेंगे, सृष्टि से भी पूछेंगे कि उनको मूवी कैसी लगी, और मानसी से भी जान लेंगे कि उनके प्लान क्या है धुरंधर देखने को लेकर। लेकिन अंशुल जी, पहले आप काम कीजिए, पहले हमारा काम आप कंप्लीट करवा दीजिए। जरा बताइए कि आपके स्टॉक्स कौन से हैं, और क्या आपके पास भी एक बाई एक्सेल है? सर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहूंगा। देखिए जनरली रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट करके प्ले नहीं करता है, और हम केटर ही रिटेल इन्वेस्टर को करते हैं, तो हम उसी दिशा में काम ज्यादा करते हैं। अगर थोड़ा सा हल्का गैप डाउन भी खुलता है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर जैसे एस्टल हो गया, एक्यूटास हो गया, आप देखिए आज भी वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं रिलेटिवली। पिछले 4 दिन की वीकनेस या कल के गैप डाउन के बाद भी आज एक्यूटास नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ही बाई करके चलेंगे। बेल राइस में एक बेरिश सेटअप बना था वेटनेसडे को, आज उस सेटअप को फेल करके ऊपर चल रहा है, तो रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए इस काउंटर में। 187.80 का प्राइस है, यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 184 का लगाना चाहिए, और 193 रुपीज का टारगेट रहेगा। तो पहला काउंटर बेल राइस है। दूसरा काउंटर है फिन केबल। लास्ट टाइम भी इसमें बाई दिया था और टारगेट्स अचीव हुए थे। करेक्शन के बाद 10-20 मूविंग एवरेज कैचअप करके आज फ्रेश ब्रेकआउट कैंडल बनी है। 888 में बाई करना चाहिए, 872 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 910 रुपए का टारगेट रहेगा। दोनों रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर है, बाई करके जाना चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज द वर्ड, द बज वर्ड। अंशुल जी उन्हीं स्टॉक्स पर बेट करते हैं, और इन दोनों काउंटर्स पर इस वक्त फोकस है उनका, क्लोजिंग ट्रेड्स। लेकिन एक और सेक्टर है जो कि आज अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम पकड़कर चल रहा है, वो है आईटी सेक्टर। इसके पीछे की वजह भी कई सारी है, करेंसी रिलेटेड फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर्स से ताल्लुक रखता है ये सेक्टर। और ताजा एक्सेंचर के जो दमदार Q2 के नतीजे हैं, उससे भारतीय आईटी कंपनियों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। एक्सेंचर के नंबर्स क्यों इतना इम्पैक्ट कर जाते हैं भारतीय आईटी स्पेस को, इसके अलावा जो सारे फैक्टर्स एंड ट्रिगर्स हैं, उसका सीधा असर आईटी सेक्टर पर ओवरऑल कैसा पड़ सकता है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए सोवलो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स LLP के संदीप अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। ग्लोबल ट्रिगर्स और एक्सेंचर के इम्पैक्ट से ही शुरुआत करना चाहूंगी। Q2 के नंबर्स आने के ठीक बाद हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर की तस्वीर भारतीय आईटी स्पेस की भी बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि इन दिनों कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आईटी सेक्टर पर अब एक्टिव होती नजर आ रही है। गुड आफ्टरनून एंड धन्यवाद मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। मुझे नहीं याद है कि हमारा कब लास्ट इंटरेक्शन हुआ था, बट ये 15-20 दिन से मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ इस सेक्टर पे। उसका सिंपल कारण ये है कि आज से 15 महीने पहले ये सेक्टर 28-30 से लेके 60 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था, और मेरा ये मानना था कि एआई के कारण कम से कम 20 से 30% एफर्ट कम होने के कारण जो ग्रोथ रेट है लार्ज कैप की 5-6% और मिड कैप की 10-12% से ज्यादा नहीं आएगी।
और उस ग्रोथ के लिए मैं 6 टाइम का पेग रेशियो यानी कि 30 का मल्टीपल और 60 का मल्टीपल अगर देता हूँ 5-6 का पेग रेशियो तो सस्टेनेबल नहीं है। तो हमारा कॉल 14-15 महीने से ये था कि इंडेक्स लेवल पे आईटी 50% गिरना चाहिए, कुछ कुछ मिड कैप 60-70% गिरना चाहिए, लार्ज कैप मिनिमम 40-45% गिरना चाहिए और कुछ कुछ स्मॉल कैप जो ER&D स्पेस में वो 70-80% गिरना चाहिए। अगर आज आप देखें तो इंडेक्स ऑलमोस्ट 45% गिर चुका है, लार्ज कैप 50% गिर चुके हैं, कुछ मिड कैप 50-60% के बीच में है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा करेक्शन हो गया है। दूसरा जो एक रीजन चेंज है कि 5-6% ग्रोथ पे अभी एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि 3 से 4% आप ईपीएस का अधिक ग्रोथ गिन लीजिए क्योंकि रुपी उतना डिप्रिशिएट हो गया है। प्लस जो बाईबैक के कारण ईपीएस लेवल पे, पैट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ईपीएस लेवल पे जो फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। ये सब मिला के 10-11% का ईपीएस ग्रोथ का स्टोरी लार्ज कैप के लिए बन रहा है। और सामने आपका करेक्शन के बाद जो मल्टीपल है वो 12 से 15 टाइम पे आ गए। तो आप अब मोटा मोटा 1 से 1.5 पेग रेशियो पे आ गए, विच इज वेरी रीजनेबल। वो यूटिलिटी का मल्टीपल आ गया मोटा मोटा लार्ज कैप में। इसके बाद जो मिड कैप है वो जो 10-12% ग्रोथ करेंगे उनको भी 4-5% ईपीएस बेनिफिट होगा, तो 15% का उनका ईपीएस ग्रोथ स्टोरी बनता है। उसके सामने में उनके मल्टीपल 22-23 टाइम पे आ गए, तो वो भी 1.5-1.6 टाइम पेग रेशियो पे आ गए। तो वहां भी बहुत अच्छा कंफर्ट है। कहाँ कंफर्ट नहीं है अभी, वो सिर्फ बचता है आपका ER&D कंपनीज, जहां पे अभी भी मुझे लगता है 20-25% का फ्रॉथ है। जब वो करेक्ट हो जाएगा यानी कि ऊपर से 15 महीने ऊपर के भाव से 70% जब करेक्शन हो जाएगा तब उनकी जो ग्रोथ है वो जस्टिफाई करेगी। एज फार एज एक्सचेंजर का नंबर कंसर्न है, एक्सचेंजर के नंबर्स मार्केट ने नेगेटिवली लिया है। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स ने नेगेटिव लिखा है, बट मेरा अलग व्यू है उसमें। मेरा मानना है कि हमें आउटसोर्सिंग कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि आउटसोर्सिंग तो बाई प्रोडक्ट है। कंसल्टिंग जब नीचे जाना चालू, और 15 महीने पहले आप जाके देखिएगा एक्सेंचर के कंसल्टेंसिंग का जो रेवेन्यू था वो वीकनेस दिखा रहा था, आउटसोर्सिंग अच्छा कर रहा था। तब मैंने मेरा व्यू नेगेटिव बनाया था क्योंकि आउटसोर्सिंग फॉलो ऑन होता है कंसल्टिंग का। तो अगर कंसल्टिंग वीक है तो आउटसोर्सिंग आगे जाके वीक होगा, और अगर कंसल्टिंग स्ट्रांग है तो आगे जाके आउटसोर्सिंग स्ट्रांग होगा। तो अभी एक्सेंचर के नंबर में आउटसोर्सिंग बहुत वीक था, इसलिए इंडिया के बहुत सारे ब्रोकर्स ने नेगेटिव लिखा था। पर मैं सुबह भी दूसरे चैनल पे जब गया था मैंने कहा था कि भाई कंसल्टिंग बहुत अच्छा ग्रीन शूट दिखा रहा, तो इसके कारण आउटसोर्सिंग अच्छा करेगा। तो मेरा बहुत अच्छे से मानना है कि अब अपना बहुत अच्छा करेक्शन हो गया है। 4-5 कंपनियां जो ER&D में, उसके अलावा सब बहुत अच्छे लेवल पे आ गई। यहाँ से आपको ठीक ठाक रिटर्न बनना चाहिए और बहुत जल्द बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, यहाँ पर व्यू पॉइंट पूरा बदल चुका है आईटी काउंटर को लेकर। संदीप जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जी हाँ, मुझे याद है कि आपका जो व्यू था आईटी सेक्टर पे वो काफ़ी नेगेटिव था क्योंकि आप हमारे साथ, हमारे सिस्टर चैनल के साथ जुड़ते हैं। बट संदीप जी, जैसा कि आपने वैल्यूएशंस के बारे में भी बताया कि कंफर्ट लेवल आ गया है, बट अगर अभी यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए किसी को आईटी सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाना है, तो किस तरीके का अप्रोच वो रखें? क्या लार्ज कैप के टूवर्ड्स जाएं, वहाँ पर सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा है पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर, या फिर मिड कैप, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि आज से अगर 2 साल पहले देखें तो मिड कैप्स ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, लार्ज कैप्स लैगार्ड रहे थे। तो क्या फिर से उस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलेगा या इस बार लार्ज कैप में आपको वेटेज ज़्यादा रखना चाहिए? देखिए सृष्टि जी, मैं कभी भी भेदभाव नहीं करता हूँ कैप के हिसाब से, मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखता हूँ। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा पॉजिटिव व्यू आईटी सर्विसेज पे है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आईटी सर्विसेज जिसकी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 5-6% से ऊपर नहीं होगी, उसके सामने ER&D की ग्रोथ अगले 10 साल तक 2.5 टाइम्स होगी, यानी कि 12-13% होगी। लेकिन उसके बाद भी ER&D कंपनीज का जो मल्टीपल है वो बहुत महंगे हैं। तो जो भी देखा जाता है वो टेक्नोलॉजी एंगल से देखा था। मैं अभी जो अपना सिंपल फ्रेमवर्क है कि आपको कुछ नहीं करना, कोई भी कंपनी आपको लेनी है, आप उसकी ग्रोथ रेट देख लो और उसका सामने उसका जो मल्टीपल है वो देख लो। अगर आपको पेग रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो आपको 1.5 टाइम के आसपास मिल रहा है, तो चाहे वो मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप हो, आप ले सकते हैं। इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि अभी जो अर्निंग्स है, जो प्रोजेक्शन है, वो अर्निंग्स में रुपी बेनिफिट नहीं बिल्ट इन है। 1% रुपी डिप्रिशिएट होता है तो कम से कम 35 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि 1 से 1.5% ईपीएस इंप्रूवमेंट होता है। तो मोटा मोटा 4-5% का डिक्लाइन हुआ है रुपी में, तो 4-5% का ईपीएस ग्रोथ वहां से आ जाएगा। 1-2% हो सकता है बायबैक का बेनिफिट मिल जाए और 4-5% रेवेन्यू। तो लार्ज कैप में आपका 10-11% ईपीएस ग्रोथ और सामने 15-16 का मल्टीपल है, तो नो ब्रेनर है। उसी तरह मिड कैप जब आप इवेल्युएट करेंगे, आप देख लीजिए कि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ क्या है। मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ उनकी 13-14% आ जाएगी और उनके मल्टीपल जिसके भी 18 से 22 के बीच में वो ले सकते हैं। तो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनमें कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है। मैनेजमेंट क्वालिटी सबके मोटा मोटी अच्छे हैं, सबका बिजनेस मॉडल सेम है, सबको ये सब मैं कैलकुलेशन आपको
एआई का अगले 3-4 साल का जो एफर्ट में नुकसान होने वाला वो माइनस करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन लोगों ने एआई में कुछ अच्छा कर लिया, अगर इन्होंने फास्ट चेंज कर लिया, अपना कर लिया, तो फिर तो मतलब ये नंबर और बेटर हो सकते हैं। बट वर्स्ट केस में अज्यूमिंग कि एआई का बहुत नुकसान इनको होगा, वो सब अज्यूम करके भी यहाँ से इस तरह का बेनिफिट मुझे लगता है बनना चाहिए। लार्ज कैप में आपको सब स्टॉक जो 12 से 15 टाइम पे मिल रहे हैं वो ले लो, और मिड कैप में जो आपको 18 से 22 टाइम पे मिल रहे हैं वो ले लो, या फिर पेग रेशियो देख लो। 1.5 से 1.8 टाइम्स का पेग रेशियो काफी अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए। ये एक आखिरी सवाल, देखिए आईटी में डिसरप्शन तो हम ये जब एआई की चर्चा बहुत तेज हुई उसके पहले से देख रहे हैं। 1.5-2 साल हो गए जब हम ये ग्रोथ वाले चैलेंज को देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज फेस कर रही हैं, और इन्वेस्टर्स की वेल्थ अगर हम सिर्फ इस साल भी देखें तो लगभग 25% इरोड हो चुकी है। तो सर आपको ये लग रहा है कि अब जो बॉटम है बहुत करीब है, या फिर आईटी स्टॉक्स बॉटम आउट हो गए हैं? और अगर सर आप नाम ले पाए संदीप जी कि लार्ज कैप में क्या लेना है, मिड कैप में क्या लेना है, माइक्रो कैप में क्या लेना है, तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी। नहीं देखिए, मेरे को लगता है बॉटम तो हो चुका है। 10-12 दिन पहले ही बॉटम हो गया, अभी कोई नया बॉटम नहीं है, अब तो यहाँ से अपसाइड है। और नाम बिकॉज हमारे पीएमएस रन करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कंप्लायंस के लिए, नाम तो मैं नहीं लूंगा, पर आपको पता है बहुत लिमिटेड कंपनीज है आईटी में जो लिस्टेड है, आप उसमें देख लेंगे, और मैंने आपको पूरा फ्रेमवर्क बता दिया है, उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको मिल जाए। दूसरी बात, आपके पॉइंट से मैं सहमत हूँ कि बिफोर एआई भी स्टॉक्स नहीं चल रहे, तो उसका रीजन है। देखिए ये इंडस्ट्री में आपको बहुत सिंपल करना है कि ये जो ग्लोबल आईटी सर्विसेज है वो 2-3% से ग्रो होती है, जो आउटसोर्सिंग है वो 5-6% से ग्रोथ होती है, और जो इंडिया में लिस्टेड प्लेयर्स है वो उससे 2-3% ज्यादा ग्रोथ होते हैं। तो मोटा मोटा ये इंडस्ट्री जो है लार्ज कैप के लिए 5-6% ग्रोथ की, मिड कैप के लिए 10-12% की, एवरेज 7-8% ग्रोथ की इंडस्ट्री है हमारे लिए। इसमें क्या होता है कि कोई एक साल ग्रोथ नहीं आया, जीरो ग्रोथ आया, तो अगले साल आपको सीधा 12-13% मिल जाएगा। अगर 2 साल ग्रोथ नहीं आया तो आपको 16-17 मिल जाएगा। तो कोविड में क्या हुआ कि पिछले 3 साल की ग्रोथ का और आगे की 1 साल की ग्रोथ का सारे नंबर 1-1.5 साल में आ गए। तो ऑब्वियसली उसके बाद कूल डाउन होना था, तो 18 महीने तो उसमें निकल गए। उसके बाद एआई आ गया, तो अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल से कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं। तो लेकिन अब क्या है कि अब सब कुछ बेस में आ गया है, यहाँ से मतलब 5% की ग्रोथ करने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि उस तरह से देखना चाहिए, और ये कोई स्ट्रक्चरल बेट नहीं है, ये एक मैं ये बोलूंगा कि ये 20-25% का एक अपसाइड का स्टोरी है, और वो इस इतने बड़े सेक्टर में, इतने लिक्विड सेक्टर में, इट इज अ वेरी गुड रिटर्न इन माय व्यू। ठीक है संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और जो निवेशक आईटी शेयरों को लेकर बुलिश हैं या फिर जो निवेशित हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए यहाँ से आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। थैंक यू सो मच सर। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल को लेकर कि प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आईओसी ने ये जानकारी दी है, और प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में लगभग 2 रुपये प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी की गई है, और ये आज से लागू होगी। थोड़ा सा बेटर ग्रेड का पेट्रोल होता है। अगर हम बात करें कि कहाँ पर इसका कंजम्पशन ज़्यादा है, तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा इसकी बिक्री होती हुई दिखाई देगी, और इसके प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। अब क्या है कि एक मैकेनिज्म है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती दिख रही थी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की मार्जिन को लेकर, और निश्चित तौर पर सब्सिडी तो सरकार बाद में देती है, लेकिन बैलेंस शीट में असर उसका पहले से आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा ओएमसीज को ये 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से। और ओवरऑल बढ़ोतरी इसलिए नहीं की गई है क्योंकि आप देखिए कि 4 राज्यों में चुनाव है, वेस्ट बंगाल में, असम में, केरला में, तमिलनाडु में, एक केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव है, और उसके चलते अब ये मतलब सरकार के निर्देश पर ही मतलब बातचीत करके थोड़ा सा इसको डिले किया गया होगा। अब देखते हैं कि मतलब क्या इलेक्शंस के बाद क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, या फिर मतलब सरकार किसी तरह इसको मैनेज करने की कोशिश करेगी। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, अपने संवाददाता को भी जोड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ये बढ़ोतरी क्यों की गई है। अच्छा, हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, एक बेहतर कह सकते हैं कि रैशनल अप्रोच प्रीमियम पेट्रोल को महंगा किया गया, बताइए क्या जानकारी आपके पास निकल के आ रही है? सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल ही अंकुर क्यों महंगा किया गया है? जी हाँ, यही एक बड़ा सवाल है जो मार्केट जानना चाहता है कि सिर्फ एक प्रीमियम पेट्रोल में यहाँ पे
सरकार ने बढ़ोतरी कर दी। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए अगर तुरंत इस तरीके का फ्यूल हाइक होता है तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। एक अंदाजे के तौर पे देख सकते हैं जो अभी बास्केट बदला गया है उसमें 20-30% तक का वेटेज हो रहा है, तो उसको नज़र में रखते हुए सरकार ने सरकारी चूंकि डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है लेकिन ये सरकारी जो कंपनियां हैं उन्होंने ये रास्ता अपनाया है कि प्रीमियम पेट्रोल को पहले बढ़ाया जाए। अब इससे एक और सवाल जाहिर सी बात है होता है कि क्या आगे जाके सरकार देख सकती है या कंपनियां देख सकती हैं कि जो पेट्रोल के दाम हैं आम जो फ्यूल है उसमें भी बढ़ सकता है। वो एक इशू बहुत केयरफुली एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ तेल की कीमतें एक तरफ बढ़ रही हैं, जो हमने इंडियन क्रूड बास्केट है वहाँ पे भी ज़रूर बढ़ोतरी देखी है तेल के दामों में, लेकिन अभी स्टेप 1 ले लिया गया है और ये जो हाइक है वो आज से इफेक्टिव है। करीब 2 रुपए का जो हाइक है वो अभी तक किया गया है और प्रीमियम पेट्रोल एक स्टेप 1 की तरह देख सकते हैं। एक स्टेप है, देखते हैं कि आगे क्या हाइक होगा। वैसे संकेत भी है कि चुनाव शायद खत्म हो जाए तो उसके बाद सरकार दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। देखिए हो क्या रहा है कि एक तो ऐसे ही कंपनियों को महंगा ये कच्चा तेल मिल रहा है, $110 के आसपास के भाव हैं। अब ये इस महंगाई के चलते जो फ्रेट कॉस्ट है वो भी बढ़ी है, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, तो आपकी जो खरीद है वैसे ही थोड़ा और महंगा हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि पूरे वीसीएस साइकिल में है। अब ये थोड़ा रिलीफ ज़रूर ओएमसीज को मिलेगा और आप देखिए कि अच्छी तेजी आपको दिखाई देगी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी के शेयर में आज के सत्र में। हालांकि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है इनमें लगभग 20 से 25% के आसपास की गिरावट शेयर भाव में आ चुकी है। एक जरा व्यू ले लेते हैं थोड़ा और इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ डायनेमिक्स कहते हैं क्रूड के और पेट्रोल डीजल के। लेकिन अंशुल जी आपका व्यू, ये आज जो उछाल देख रहे हैं हम ओएमसीज में, कैसे ट्रेड करें, क्या राय होगी आपकी? निकलने का मौका है ये? सर ट्रेडिंग पोजीशन अगर फंसी हुई है तो फिर थोड़ा सा और आपको 1 से 2 दिन पुल बैक मिल सकता है। एचपीसीएल में 355 तक, बीपीसीएल में 310 तक और आईओसी में 10 डे मूविंग एवरेज है 152 तक। यहाँ तक बाउंस बैक मिल सकता है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अगर आप इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही ये चुनाव निकलेंगे मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट रेट बढ़ा देगी और इनके जो नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई होने लगेगी। तो स्टॉक स्ट्रक्चरल बुल रन में है, बुल रन का ये करेक्शन है, थोड़ा सा डीप है बट इवेंचुअली ये वापस बुल रन रिज्यूम होगा। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूमुलेट करना चाहिए। ट्रेडिंग पोजीशन है तो थोड़ा सा सेल ऑन रैलीज और उसके बाद जब हायर लो बनना स्टार्ट करें तब ट्रेडिंग के लिहाज से फ्रेश बाइंग करना चाहिए। ओएमसीज को लेकर ये भी हो गया। तो प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं और प्रीमियम पेट्रोल के जो प्राइस होते हैं थोड़े प्रीमियम पे होते हैं। अगर आप प्राइसेस की बात करें पेट्रोल की तो 113 रुपये लीटर के आसपास के होते हैं, 2 रुपये बढ़ा तो 115 रुपये हो गया है। लेकिन ध्यान रखिए इस बीच आप देखिए हमारी टिकट टीम लगातार अपडेट कर रही है कि ये बड़ा कंसर्न है ओएमसीज के लिए। और मतलब जो चीज़ हम खरीदते हैं बाहर से, विदेशों से जो इम्पोर्ट करते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया है और 93 रुपये प्रति डॉलर का आज स्तर पार हुआ है। $1 का जो प्राइस फिलहाल है 93 रुपये 49 पैसे पर है। और ब्रेंट क्रूड को भी अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड इस वक्त हल्की सी तेजी के साथ $109 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो यही सारे रीजन है कि ये दाम बढ़ाने का फैसला किया गया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, कुछ ट्रेड समझेंगे और कुछ ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार की हर चाल पर हमारी पैनी नजर है। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स एक एक कर जुड़ रहे हैं, उनसे लगातार हम उनके टेक्स भी जान रहे हैं। इसी कड़ी में मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह, आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और आज का सबसे बड़ा मुद्दा रुपया, उस पर बात करने के लिए। देखिए सबसे पहले तो रुपया पहली दफा 93 रुपए के पार जाता हुआ डॉलर के मुकाबले देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले निचले स्तर पर रुपया
इस महीने की अगर मैं बात करूं, ₹2.50 कमजोर होता हुआ और एट दिस पॉइंट इन टाइम डॉलर के मुकाबले ₹93.50 के करीब रुपया जो है निचले स्तर पर, रिकॉर्ड निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ। एशिया में सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई करेंसी इस वक्त है तो वो है रुपया। विस्तार से बात करेंगे। FIEO के अजय सहाय हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। अजय जी, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। मानसी दवे दिस साइड। सर, RBI ने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया, फिर भी रुपए में ये जो दबाव है इसे रोका नहीं जा पा रहा है। ग्लोबल अनिश्चितताएं कई है। मिडिल ईस्ट, जियोपॉलिटिकल रिस्क और रुपी वॉलेटिलिटी के बीच डायरेक्ट ट्रांसमिशन चैनल्स आपके हिसाब से क्या है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी किस हद तक करेंसी वल्नरेबिलिटी जो है उसे तय करती है? देखिए, जो भी कोई चीज की भी जो है प्राइसेस वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो जो रुपये की जो प्राइसेस हैं वो भी डिमांड सप्लाई पे हैं। हमने ये देखा है जिस तरह एनर्जी प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ी हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और जो एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आए हैं उसमें जो डॉलर की जो सप्लाई है वो इम्पैक्टेड हुई है। तो एक डबल जेपर्डी है, जहां डिमांड बढ़ रही है लेकिन उस तरह से सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। उसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। हमने देखा है जिस तरह की अभी आप देखिए ऑयल प्राइसेस अराउंड 50% बढ़ गई हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है लॉजिस्टिक्स के कारण इम्पैक्ट हो रहा है। जो एक्सपोर्ट जा भी रहा है उसमें पेमेंट भी डिले हो रहे हैं और रेमिटेंस भी इंडिया में थोड़ा इम्पैक्ट करेगा बिकॉज मिडिल ईस्ट से हमारा 55% रेमिटेंस आ रहा है। FDI ग्लोबली स्लो है। तो इस सिचुएशन में रुपये वीक होना काफी लाजमी है और ये खाली इंडिया के साथ नहीं होगा, जो भी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी होगी जिनमें एनर्जी का एक कंपोनेंट होगा वो इस तरह के ट्रेंड विजिबल है उनकी में भी। हम भी देखते हैं कि रफली हमारा 80% प्लस जो है ऑयल वो इम्पोर्टेड है और इम्पोर्टेड प्राइसेस जब इस तरह बढ़ रही हैं तो ये इम्पैक्ट काफी एक्सपेक्टेड लाइन पे है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि मिडिल ईस्ट की प्राइसेस एक जल्दी रिजॉल्व हो, जैसे कि एनर्जी पे जो प्रेशर आया वो कम हो और उसके बाद जरूर पे अपने रियलिस्टिक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। अजय जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो देखिए, जो रुपये की गिरावट है वो थोड़ी सी चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि इस महीने ही आप हम देख सकते हैं कि ₹2.50 और कमज़ोर हो चुका है रुपया डॉलर के मुकाबले और 8 मई 2025 के बाद अब तक की सबसे शार्पेस्ट फॉल हम रजिस्टर करते हुए देख रहे हैं। बट अजय जी, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक और कमज़ोर हो सकता है? क्योंकि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो दूर जाते हुए दिख नहीं रही हैं। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ऑयल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में। अगर ऑयल प्राइसेस जो भी अराउंड $110 पर बैरल है, अगर वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी तो जरूर रुपया और भी कमजोर होगा। लेकिन अगर ये इसी के स्टेबल रहती है तो प्रॉब्ली रुपया इसी के पास होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये भी देखना चाहिए कि ये खाली इंपोर्ट्स की बात नहीं, एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट हो रहा है। हमारी सप्लाई साइड इम्पैक्ट होने से हमारा एक्सपोर्ट भी डाउन हुआ है। जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें लॉजिस्टिक्स का जो टाइम है बहुत बढ़ गया है। बायर को गुड्स मिले नहीं, जब तक बायर्स को गुड्स नहीं मिलते बायर पेमेंट भी नहीं करता, तो जो डॉलर का इनफ्लो कंट्री में वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में शायद हमें इस तरह की जो तेजी है वो देखने को लगेगी। अगर जिस तरह रुपया लोग कह रहे हैं ऑयल प्राइसेस 110 से 125 और 130 तक की जा रही है तो ये प्रेशर और रुपये पे विजिबल रहेगा आने वाले टाइम। अजय सर, एक और चीज़ बताइए, क्या सर ये जो डिस्टरबेंस हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में पूरी तरह से हावी है, क्या एक्सपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ रहा है? दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि अब तमाम देश US के साथ ट्रेड डील को फिर से रीनेगोशिएट करेंगे, भारत भी उनमें से एक है, तो क्या एक्सपोर्ट ऑर्डर में कोई डिले वगैरह की भी खबरें आ रही हैं? देखिए, जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, मिडिल ईस्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ गई क्योंकि जो वॉर सरचार्ज शिपिंग लाइन से लगाया वो बहुत केसेस में जो फ्रेट से दुगना तिगुना वो सरचार्ज है, तो जरूर इसका इम्पैक्ट आया है और मिडिल ईस्ट को इंडिया का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ है क्योंकि लार्ज शिपिंग लाइन इस समय नहीं सेल कर रही है इंडिया से मिडिल ईस्ट के लिए। अच्छी बात है, कुछ इंडियन फ्लैग वेसल और कुछ स्मॉल शिपिंग लाइन है वो उन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया है, तो हमारे जो पेरिशेबल और कुछ प्रोडक्ट जाना शुरू किए हैं। यूएस के साथ एज ऑफ नाउ टैरिफ जरूर 10% पे आ गया है जिससे काफी राहत मिली है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी टैरिफ फ्रंट पे बनी हुई है और हम लोग का मानना यह है कि जब तक इंडिया का BTA यूएस के साथ नहीं होगा इस तरह की अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अब यूएस ने सुपर 301 में एक्शन शुरू किया है जिसमें इंडिया और इकोनॉमीज भी हैं जहां पे
एक इशू है कि हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी की बात है, दूसरी फोर्स लेबर की बात है। तो ये जब सिचुएशन आज की डेट में इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इस तरह का जो टैरिफ अनसर्टेनिटी है वो भी काफी बड़ा एक चैलेंज एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बन के आया हुआ है। ठीक है अजय सर, बहुत शुक्रिया सर। ग्राउंड रियलिटी क्या है और एक्सपोर्टर्स किस तरह से परेशान हैं या फिर किस तरह से प्लान कर रहे हैं आगे की चीज़ों को, उसके बारे में जानकारी देने के लिए सर। चलिए दो और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं अपने साथ में, लेकिन उसके पहले जरा बाजार की स्थिति आप देख लीजिए। निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तर से लगभग 950 अंक टूटकर अब लाल निशान में चला गया है और 53,450 के नीचे है। तो थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, लगभग 40-45 मिनट पहले, कि बाजार में भरोसे की कमी है और वो भरोसे की कमी दिख रही है। निफ्टी ने लगभग हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से 250 पॉइंट गंवाए हैं और 23,150 के नीचे आके निफ्टी अब कारोबार कर रहा है। गेंस रह गए हैं 100 अंकों से भी कम के, और गिरने वाले शेयरों की जो आप संख्या देखेंगे वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, L&T, श्रीराम फाइनेंस, ये तमाम शेयर अब आपको लाल निशान में नजर आएंगे। और HDFC बैंक की जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है लगभग 2.25% के आसपास की, और गिरने वाले शेयरों की संख्या भी बढ़ी है। तो बाजार में चिंताएं हैं और हमारे दो और दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष चतुर्मोहता हैं, दिग्गज कह सकते हैं फंड मैनेजर हैं। गौरांग शाह हैं हमारे साथ हैं और इनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष भाई बहुत शुक्रिया आपका, गौरांग सर आपका बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपके पास पहले आएंगे। चर्चाएं हो रही हैं कि क्या बाजार अब अपने बॉटम के करीब है या फिर बॉटम बना चुका है। आपकी एनालिसिस आशीष जी क्या कहती है और कैसे आप यहां से ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को गाइड करेंगे? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून, नमस्कार मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। तो देखिए, जहां तक कि बाजार की बॉटम है, ये प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। और मैं कहता हूं कि कभी भी एज ए इन्वेस्टर आपको इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए कि क्या मार्केट ने बॉटम बनाई है। तो मेरे हिसाब से देखिए वो कहना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और खास तौर पर अभी जो मार्केट की वीकनेस है, ये इंडिया स्पेसिफिक वीकनेस नहीं है। ये वीकनेस हमें हमारी इंपोर्टेड वीकनेस है, जहां पर हम देख रहे हैं क्रूड रिलेटेड शॉक हमें देखने को नजर आ रहा है। उसका इम्पैक्ट क्लियरली रुपया में देखने को नजर आ रहा है, जहां रुपया कंटिन्यूसली स्लाइड कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी बैंक ऑफ जापान में इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों में बढ़े हैं। तो ये भी एक रिस्क बाजार के ऊपर मंडरा रही है कि कल अगर से येन कैरी ट्रेड के अंदर में भी कोई बड़ा आपको रिवर्सल देखने को नजर आया, तो वो भी एक इम्पैक्ट ग्लोबली दुनिया भर के एसेट क्लासेस को, ना सिर्फ इक्विटीज बट दूसरे एसेट क्लासेस को भी इंपैक्ट कर सकता है। तो जब इस तरह का एक कंप्लीट अनसर्टन एनवायरनमेंट हो, जहां पर पे आप वॉर रिलेटेड कंसर्न देख रहे हैं, इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न देख रहे हैं, सप्लाई रिलेटेड शॉक्स देख रहे हैं, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट के अंदर में एक बढ़ोतरी आने की संभावना देख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये एक कंप्लीट रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट इस समय बना हुआ है। और इस ऐसी सिचुएशन में आपको अपने पोर्टफोलियोज को स्ट्रक्चर करना चाहिए टुवर्ड्स वैल्यू थीम, टुवर्ड्स एनर्जी एज अ बास्केट, और साथ ही साथ कुछ ऐसे डिफेंसिव सेक्टर जहां पे वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, चाहे वो PSU बैंक्स की हम बात करें, कुछ प्राइवेट बैंक्स की बात करें, या एनर्जी जैसी जो थीम है जहां पर पे आप डिविडेंड यील्ड काफी स्ट्रांग देखते हैं। तो इस तरह की थीम्स हमें इस बाजार में अच्छी लगती है। और थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो के ओवरऑल बीटा को, या कहना चाहिए रिस्क को कम करने का समय जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट इंडिकेट करता है। पोर्टफोलियो को मौजूदा लेवल्स पे स्ट्रक्चर करने की आपको कोशिश करनी है और बहुत ही सिलेक्टिव होकर प्ले करना है फिलहाल ये राय आती हुई। और जी हाँ, हम देख भी रहे हैं कि देखिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज जब हमने दिन की शुरुआत की थी तो वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक ही दिख रही थी। अभी आधे पौने घंटे तक जो है अपने आप को होल्ड करने में सक्षम था बाजार, बट जब हमने अभिषेक से रणनीति भी समझी तो उनका भी यही मानना था कि जिस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, ये तेज़ी टिकेगी, इस पर थोड़ा सा डाउट ज़रूर था। पूरी तरीके से फिजल आउट होता हुआ निफ्टी बैंक तो अब देखिए लाल निशान में भी फिसलता हुआ दिख रहा है, और निफ्टी 50 अभी भी कहीं ना कहीं 100 अंकों की तेज़ी है, और इसमें रिलायंस काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट गौरांग जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। हाल फिलहाल देखिए पूरी जो पावर से रिलेटेड थीम है वो फिर से फोकस में आई है, क्योंकि देखिए एनर्जी क्राइसिस तो है ही, अब अल्टरनेट सोर्स आपको निकालने पड़ेंगे।
कितनी इंडस्ट्रीज़ में, कितने हाउस होल्ड्स में आप नॉर्मल फ्यूल को जो है आप एनर्जी से सब्स्टिट्यूट कर पाओगे, ये तो एक सवाल है ही। बट मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रुझान बना रहे हैं। पावर एज अ स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ पर हैं मौके, और क्या लगता है कि ये तेज़ी जो है अभी थोड़ी सस्टेन होगी पावर काउंटर्स में? आई एम सो सॉरी, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा मतलब मेरे एंड पे इशू है ऑडियो का, बट आई थिंक मैम आप मेरे से पूछ रहे हैं तो एक अपडेट दे देता हूँ सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द शो। सुबह इन्फी और एचसीएल टेक की बाय कॉल दी थी और वहां पे जिस तरीके से टारगेट सेट हो गए थे, क्लियर केस बोल दिया गया था कि आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद आज विद ऑल ड्यू परमिशन थोड़ा सा एडवेंचर करने का मन किया था, इसलिए निफ्टी की 23,100 की पुट इस पे बाय कॉल दी थी एट 160 लेवल्स। सबसे पहला टारगेट था 198 और दूसरा टारगेट था 280। आप देखें 260 लेवल्स अभी इसने हिट कर दिया है और अराउंड 100 रुपीज या मान लीजिए 65% का रिटर्न है। बट अभी जिस तरीके से मार्केट पोजिशन है, मैं समझता हूँ आपको सेकंड टारगेट भी हिट होता हुआ दिखेगा और उसके ऊपर हायर लेवल्स भी जाते हुए दिखेंगे। एक बात जरूर क्लियर रहेगी कि हाँ, निफ्टी हमने सुबह प्रिडिक्ट करी थी कि यहां से फॉल करेगी, अभी आपको फ्लैटिश क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। पोजीशन स्क्वायर अप कर लीजिएगा। हमारा जो माइंड फ्रेम है वो चेंज नहीं हो रहा है। ओवर द वीकेंड कोई पॉजिटिव ऐसा डेवलपमेंट नहीं हम देख पा रहे हैं, बट क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो पोजीशन स्क्वायर अप करके जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो जी हाँ, देखिए सवाल पावर पे था, गौरांग जी से सवाल था, बट उनका थोड़ा कोई नेटवर्क इशू है। पर रचित, मैं आपके पास आने ही वाली थी और आपको कॉम्प्लीमेंट भी करना था कि देखिए जब बाजार अच्छा था, तेज़ी दिखा रहा था, तब आपने जी हाँ एक पुट खरीदने की राय दी थी। आप जनरली देते नहीं हैं, बट अब मार्केट्स भी देखिए मूवमेंट फिजल आउट कर रहे हैं। पर अब हमारे साथ अमोल अठावले जी भी जुड़ चुके हैं। और अमोल, गुड आफ्टरनून। इस तेज़ी में देखिए रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या रिलायंस की तेज़ी टिकती हुई दिख रही है आपको, या वो भी फिजल आउट हो सकता है? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, सेटअप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। ऑलरेडी एक बाउंस बैक देखने को मिला था, उसके बाद वो जो पॉजिटिव मोमेंटम था उसको कंटिन्यू भी किया है। इनफैक्ट मेरा आज का अगर आप पीक बोलोगे तो रिलायंस के ऊपर ही था, 1417 के आसपास है। पोजिशनल सेटअप चेंज हो गया तो थोड़े से बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे, थोड़ा टाइम लेगा। 1480 1490 ऑन द हायर साइड टारगेट निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1385 का। बिल्कुल अमोल, आपसे ही अगला सवाल मेरा भी होगा। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में लेबोरेटरी स्पेस लॉरस लैब पर एक बार आपकी राय में जानना चाहूंगी। अच्छी तेजी आज दिखा रहा है, करीब 4% के गेन्स हैं, कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं और स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? टेक्निकली आई थिंक बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है। हाउएवर जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो अभी भी निगेटिव साइड पे ही है। द रीजन बिहाइंड दैट, एक तो अभी भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एवरेजेस के नीचे स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा, फॉर्मेशन जो लोअर टॉप फॉर्मेशन है वो भी अभी तक स्टॉक ने कंटिन्यू रखा है। अगर किसी को टेक्निकल बाउंस बैक के लिए देखना है तो 960 एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, ऑन द हायर साइड 1000 और 1020 ये दो रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये राय हमें मिलती हुई। इस बीच प्रदीप, एक राय हैप्पीएस्ट माइंड्स के चार्ट्स पर भी होनी चाहिए क्योंकि स्टॉक में जबरदस्त मूव है। आज के सत्र में तो खबर के चलते भी स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है, बट अदरवाइज ऑल्सो कंपनी के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार एआई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंपनी कदम से कदम मिला रही है। मिड कैप आईटी प्लेज पर भी, हैप्पीएस्ट माइंड्स पर इन पर्टिकुलर इस वक्त की तेजी को देखते हुए टेक क्या होगा? एक सेलिंग प्रेशर था डेली एंड वीकली चार्ट में भी। कहीं ना कहीं ये जो आज मूव आया है, आई एम कंसिडर इज लाइक ए डेड कैट बाउंस। प्योरली एक पुल बैक देखने को मिला है एंड सस्टेन भी नहीं हो पाया है। इनफैक्ट रिसेंटली हमने देखा था लास्ट वीक ही ऑलमोस्ट 440 450 के रेंज से एक सेलिंग प्रेशर अगेन देखने को मिला। अगेन आज 412-13 का हाई लगा के अभी 400 भी टूट गया है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 440 445 इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेड कैट बाउंस है, यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। अगर किसी का भी पोजीशन है तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक से।
ओके, चलिए पोजीशन आपने अगर बनाई है तो इस तेजी का फायदा उठाते हुए एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें। नई पोजीशन से फिलहाल दूर रहने की राय हैप्पीएस्ट माइंड्स में। न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है, लेकिन इस वक्त बड़ी दिग्गज कंपनियों की तेजी है जो कि बाजार को सपोर्ट दे रही है, और क्रूड की मंदी है जो कि बाजार को सपोर्ट दे रही है। रिलायंस, भारती एयरटेल, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स जहां से मजबूती है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में बड़ी दिग्गज प्लेयर एचडीएफसी बैंक, कल से ही न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट, और ये इम्पैक्ट आज भी जारी है। डाउन साइड एक्शन नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर मार्केट्स एट 3, बीटीएस, टीएसटी, बीटी ट्रेड्स और इवेंट्स, और साथ ही हमारे ढेर सारे एक्सपर्ट्स है पैनल पर, उनसे बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल, और बाजार को ऊपरी स्तर पर टिकने में फिर से मुश्किलें आई हैं, और निफ्टी आज 23,345 तक पहुंचा था, और अब देखिए 23,085 पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तेजी रह गई है सिर्फ 80 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो दिन के ऊपरी स्तर से लगभग 1000 अंक टूटकर अब ये लाल निशान में आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और उसकी वजह यह है कि कुछ बड़े बैंक्स, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड, ये सारे के सारे लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एचडीएफसी की जो गिरावट है वो है लगभग 2.25% के आसपास की, और अपने 52 वीक लो के आसपास ये बना हुआ है। एक काम करते हैं, एचडीएफसी बैंक पर ही पहले व्यू ले लेते हैं। आशीष भाई, एचडीएफसी बैंक मतलब पहले पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती की इस्तीफे की खबर आई, बैंक ने फटाफट कॉन्फ्रेंस कॉल की, उसमें हमने देखा कि के मिस्त्री भी जुड़े जो कि इंटरिम चेयरमैन बनाए गए, और साफ तौर पर बैंक ने कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मनमुटाव नहीं था। हालांकि अतनु चक्रवर्ती ने कहा था कि एथिक्स और वैल्यूज उनके पर्सनल वैल्यू से मेल नहीं खाते हैं बैंक के, और वहां पर जिस तरह से काम चल रहा था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब बैंक ने सफाई दे दी है, और वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर मतलब एचडीएफसी बैंक पर हम सवाल खड़े मतलब होते हुए हमने देखे नहीं है। साउंड बैंक है, और पूरा मैनेजमेंट एक्टिव है इस वक्त चीजों को संभालने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए। आपके हिसाब से ये इन्वेस्टर्स भरोसा कर क्यों नहीं पा रहे हैं आशीष भाई? क्या और भी कुछ रीजंस हैं आपके हिसाब से? दूसरे ढंग से आपको कहूंगा, मैं कहता हूं अगर से ये न्यूज आपको शायद किसी मझोले बैंक में या स्मॉल बैंक में आती तो शायद ये इतने न्यूज पे जो रिएक्शन होता वो बहुत ही ज्यादा स्टीप होता, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक है। तो आपने देखा कि जो रिएक्शन है वो एक लेवल तक आकर के कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुका है, और वहां पर पे भी आपको वॉल्यूम्स काफी देखने को नजर आ रहे हैं। तो आज आप देखेंगे वैल्यूएशन के टर्म्स में तो एचडीएफसी बैंक इज ट्रेडिंग बिलो 2 टाइम प्राइस टू बुक, जो कि अपने 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेजेस से काफी बड़े डिस्काउंट पे एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है। मर्जर रिलेटेड डेफिनेटली जो एक सिनर्जीज आनी थी वो आने में डिले हुई, और इसकी वजह से कभी भी मार्केट ने इसको रिवॉर्ड नहीं किया, और इसके चलते आपने देखा स्टॉक अपने टॉप से करीब 20-22% नीचे आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अभी बरकरार रहेगा, क्योंकि अब जो रिसेंट डेवलपमेंट है इसकी वजह से एक ओवरहैंग बना रहेगा, मार्केट क्लैरिटी चाहेगा, और ये क्लैरिटी जब तक के अदर नंबर्स में या तो बहुत स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाए, या मैनेजमेंट की तरफ से क्लियर कहीं ना कहीं एक ग्रोथ पाथ की ट्रेजेक्ट्री जब तक नजर नहीं आती, तब तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट वैल्यूएशन जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कई सालों में प्राइस टू बुक के टर्म में। और वहीं अगर से लोन ग्रोथ देखें तो वो भी एज कंपेयर टू, अगर से हम देखें एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक हैज बीन डिलीवरिंग मच बेटर रिलेटिव क्रेडिट ग्रोथ, और वहीं पीएसयू बैंक्स भी आप देखें तो आज 15% की लोन ग्रोथ के एनवायरमेंट में, तो उस एनवायरमेंट में कोई भी एचडीएफसी बैंक को चेज नहीं करेगा। बट क्योंकि इंक्रीमेंटल सेलिंग आने में भी थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो मैं समझता हूं स्टॉक साइडवेज ही रहेगा, और नीचे मुझे 730, 740 टूटता हुआ नहीं दिखता, और ऊपर में 850 ये एक बैंड मुझे लगती है स्टॉक के अंदर में बनी रहेगी। कि 730 और 850 ये बैंड बना रहेगा एचडीएफसी बैंक के लिए। और निश्चित तौर पर एसबीआई ने भी मतलब आउट परफॉर्म किया है। हमने देखा था कि लगभग 15% के आसपास की लोन ग्रोथ निकल के वहां पर आई थी। आशीष भाई, आपके बेशकीमती समय में से मैं 30 सेकंड और लूंगा सर। अगर अभी किसी को कुछ बाइंग करना हो बाजार में, ऊपरी स्तरों से तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं जो 15%, 20% इंडेक्स के भी करेक्ट हुए हैं, आपके हिसाब से बढ़िया अपॉर्चुनिटी 3-4 शेयरों में कहां पर है सर?
से मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर बहुत ही एक बढ़िया ग्रोथ फेज में था और सडनली ये क्रूड रिलेटेड शॉक और कहीं ना कहीं सप्लाई डायनामिक्स जो बिगड़े उसकी वजह से करेक्शन हमें देखने को नजर आ रहा है। हाई क्वालिटी स्टॉक्स महिंद्रा जैसा स्टॉक्स 3900 का ऑलमोस्ट हमको 3000 के आसपास मिल रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक बेहतरीन बेट साबित हो सकता है क्योंकि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आज की डेट में ऑटो एक बहुत ही बढ़िया प्ले हो सकता है। दूसरा, कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है वो काफी अच्छा हमारे यहाँ कर रहा है। हमने देखा बहुत अच्छी ग्रोथ का सीवी साइकिल में भी देखने को नजर आई और उसका जो क्लियर बेनिफिशियरी वो अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक रहेंगे, तो यहाँ पर भी करेक्शन काफी स्टीप रहा। 215 रुपए का स्टॉक 170 रुपए की जोन में आ चुका है, तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है ऑटो स्पेस के अंदर में देखने को नजर आएगी। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो एसबीआई। विदाउट डाउट मुझे लगता है एसबीआई एक बहुत ही बेहतरीन बेट इस भाव पर हमें नजर आती है क्योंकि जैसे हमने कहा पीएसयू बैंक्स में 15% की लोन ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। क्रेडिट कॉस्ट, स्लिपेज, ये सब बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है और अपने प्राइवेट पीयर्स के कंपैरिजन में इनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स अच्छे हैं। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एसबीआई हमारी टॉप पिक रहेगी जहां पे करेक्शन भी हुआ है और अब एक अच्छा बेस बिल्डिंग 1020 1030 पे बनती हुई नजर आ रही है। तो अगेन इन द लार्ज कैप एसबीआई वुड बी अवर प्रिफर्ड टॉप बेट इन द लार्ज कैप सेगमेंट। ठीक है, एसबीआई को अपने रडार पर आप रखिए और ऑटो शेयर में बहुत सारे आकर्षक अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं और कुछ शेयरों का जिक्र आशीष भाई ने भी किया है क्योंकि ऊपरी स्तरों से लगभग 15% 20% नीचे आके शेयर कारोबार करें। अशोक लेलैंड, एमएनएम का जिक्र किया आशीष जी ने और एसबीआई का। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स बताने के लिए और बेहतरीन बाजार पर अपनी एनालिसिस भी देने के लिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए आपको बहुत शुक्रिया। अमोल भाई, एक आपसे मैं राय लूंगा ना ट्रेंट के शेयर पर। ट्रेंट हम देखने की 3500 के आसपास हम देखने की बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और आज तो खैर तेजी भी है 2% के आसपास की, 2.25% की। निफ्टी के टॉप गेनर्स में से ये भी शामिल है। ट्रेंट आपको लगता है कि यहां से चल जाएगा या फिर कॉशियस रहना चाहिए? टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ पे काफी ब्राइट लग रहे हैं। हालांकि ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसका वो अभी भी खराब ही है। एक तो सेलिंग प्रेशर काफी था, अगर हम देखते तो 4200 के आसपास टॉप बना हुआ था, वो यहाँ से कंसिस्टेंटली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट एक अच्छा चीज हुआ है कि कहीं ना कहीं ये जो आप लेवल बोल रहे थे 3500 3450, यहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। तो एक मोमेंटम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 3450 एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। ऑन द हायर साइड मार्केट सेंटीमेंट अगर इंप्रूव होता है और ये बाउंस बैक कंटिन्यू होता है तो ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये 3750 तक अपना रैली कंटिन्यू करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। को लेकर एक व्यू, बट इसी के साथ अमोल हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। बताइए, एक और खास मेहमान का स्वागत करते हैं, लोकेश सेठिया अब हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश जी आपके पास आएंगे, बट उससे पहले एक बार क्विक लुक मार्केट्स पे डाल लें क्योंकि देखिए आखिरी के आधे घंटे में आज फुत्सी की रीबैलेंसिंग भी है, उसके चलते भी आपको ढेर सारे काउंटर्स में इंडिविजुअल स्टॉक मूव्स आते हुए दिखेंगे। इस बीच हालांकि इंडेक्स में निचले स्तरों से हल्का स्पाइक जरूर आया है, पर बहुत सारे स्टॉक्स में आपको फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्विगी, एस्कॉट्स, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर वेटेज जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि एस्कॉट्स को पूरा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। पर लोकेश जी, मैं देख पा रही थी कि आईटी में भी एकाएक स्पाइक आता हुआ दिखा है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस जैसे काउंटर अभी तक ये कुछ कर नहीं रहे थे, एकदम से स्पाइक आ रहा है इन सभी काउंटर्स में, यहाँ पे कोई राय? इस सेक्टर में अभी के लिए जो भी प्राइस अप मूव आ रहा है आपको दिख रहा है उसमें निकलने की सोचे, ना कि नई एंट्री करने की। तो अपॉर्चुनिटी जहां पर भी आपको मिलता है निकलने के लिए, वहां पर आज एसेंचर का रिजल्ट के वजह से आईटी सेक्टर जरूर चला है और परसों भी चला था, परसों से एक दिन पहले उसका मार्केट का जो करेक्शन कल अपने को देखने को मिला था, सारे आईटी के जितने भी मूव आए थे सारा खत्म हो गया था। अभी भी वही हमें होते हुए दिख रहा है। तो आईटी में अभी लेने का कोई सलाह नहीं है, आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहें। आने वाला क्वार्टर मुझे लगता है अभी भी चैलेंजिंग रह सकता है, सिवाय एक जो डॉलर का भाव, इंडिया करेंसी जो अप्रिशिएट हुई है, करेंसी जो डिप्रिशिएट हुई है इंडिया की 93 के ऊपर गया है, वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव आईटी के लिए करेगा, बट वो ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आईटी स्टॉक्स के लिए। तो अभी के लिए उसको अवॉइड करके रखें, ज्यादा अच्छा है।
करेक्ट करिए, बट कई सारे डाइवर्जन व्यूज़ भी आ रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स अभी आईटी को अच्छा मान रहे हैं। हमने बात भी की थी कि वैल्यूएशन के फ्रंट पे भी थोड़ा कंफर्ट आ रहा है, पर अब अपनी रिस्क एपेटाइट के तौर पे ही ट्रेड लीजिए। पर लोकेश जी, इसी के साथ आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहाँ पर रहेंगी? जी मैम, 2 कॉल्स हमने आइडेंटिफाई किए आज के लिए। एक बाई साइड में है और एक सेल साइड में है। उसमें ऑरो फार्मा जो है, फार्मा स्टॉक से ऑरो फार्मा बहुत अच्छा लग रहा है। 1290 में इसको आप बाई कर सकते हैं अभी और इसको जो टारगेट हमें दिख रहा है वो 14 ऑलमोस्ट 1375 से 1417 रुपए तक का मूव स्टॉक में आ सकता है। और जिसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 1250 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1290 में खरीदिए, 1375 और 1417 का टारगेट आप इसको लेके चल सकते हैं। काफी अच्छा मूव इसमें दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों के मार्केट करेक्शन में ये कहीं भी पार्ट नहीं ले रहा। सारे मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली काफी बेहतरीन स्टॉक भी है, वैल्यूएशन भी कंफर्ट जोन में है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले 15-20 दिन में बहुत अच्छा कर सकता है। दूसरा स्टॉक जो है वो ब्रिटानिया के ऊपर है। एफएमसीजी सेक्टर से ये स्टॉक आ रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। वहां ब्रिटानिया एक नया ब्रेकडाउन दिखाया है चार्ट पे, तो मेरे हिसाब से ब्रिटानिया को सेल कीजिए 5605 में। इसका जो टारगेट होगा 5330 5100 का, और जिसका स्टॉप लॉस होगा 5730 का। ऑल राइट, तो चलिए 2 कॉल्स फिलहाल आती हुई लोकेश जी की तरफ से, इन पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। पर देखिए, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुल, प्रदीप, रचित और लोकेश जी भी अब जुड़ चुके हैं, और इनसे वक्त हो चला है जानने का उनके BTST या फिर STBT आइडियाज़। बट उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे और ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। हमारे साथ हमारे 4 एक्सपर्ट्स तैयार हैं। अंशुल जैन है, प्रदीप हल्दर हैं, रचित खंडेलवाल हैं और लोकेश सेठिया हैं। लेकिन बाजार में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई है। आज 23,345 तक निफ्टी गया, लेकिन वहां पर सस्टेन कर नहीं पाया और इस वक्त जो गेंस हैं वो 100 अंकों से भी कम के हैं और निफ्टी बैंक तो लाल निशान में कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर से 1000 पॉइंट गंवाकर निफ्टी बैंक की ये स्थिति बनी है। और सबसे बड़ा जो लूजर है निफ्टी बैंक में HDFC बैंक है, 2.25% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हम देखेंगे। कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं, बाजार तो नीचे है लेकिन वो स्टॉक्स ऊपर गए हैं, उनके हम आगे चर्चा करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन ऑटो को लेकर CLSA की एक रिपोर्ट आई है। ऑटो सेक्टर्स हमने देखा कि जब से युद्ध शुरू हुआ है काफी बड़ा लूजर रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, अगर पेट्रोल डीजल यहाँ से महंगे होते हैं तो उसका एक तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट भी आता है ऑटो कंपनीज पर। सृष्टि, जरा बताइए कि CLSA ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में और कौन से स्टॉक्स को लेकर वो बुलिश हैं या फिर बेरिश हैं? तो अभिषेक, देखिए, ऑटो सेक्टर की दिक्कतें तो हैं ही, और CLSA जैसा कि आप बता रहे हैं वो रिपोर्ट के साथ आए हैं, जहां पर उन्होंने बोला है कि जी हाँ, 15% का कट हमने ऑलरेडी देख लिया है बीते 20 दिनों में। कई सारे फैक्टर्स हैं, कमोडिटी कॉस्ट बढ़ते नजर आए हैं, जो चिप के प्राइजेस हैं वो बढ़े हैं, साथ ही साथ गैस की दिक्कतें हो रही हैं, प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। तो ये तमाम फैक्टर्स को देखते हुए, मिडिल ईस्ट के डिस्ट्रप्शंस को देखते हुए, यहाँ पर ऑटो सेक्टर में गिरावट और भी रह सकती है। अगर ऐसी ही स्थिति रही, कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो CLSA कह रहे हैं कि 15% तक का करेक्शन जो है वो आ सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिए। बट वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 15% का और करेक्शन आता है तो वहीं पर आपको मौके तलाशने हैं और अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। अच्छा मौका होगा खरीदारी के लिए। बट अभी के लिए जो दिक्कतें हैं, बात साफ है कि इनके नियर टर्म अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो उनका कहना है कि उनकी जो बकेट लिस्ट है उसमें 2% वॉल्यूम डी ग्रोथ होने की वो बात कर रहे हैं। FY 27 से 28 के बीच में जो EPS कट हैं वो 3 से 13% के किए गए हैं अक्रॉस द सेगमेंट। आपकी स्क्रीन पे लगातार हम चला रहे हैं कि कंपनी वाइज कितने उन्होंने EPS कट किए हैं आने वाले 2 वित्तीय वर्ष के लिए और कितने लक्ष्य वो बता रहे हैं। अब देख सकते हैं मारुति सुजुकी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो मारुति सुजुकी का टारगेट होगा वो 10,000
10,707 रुपीज़ होगा। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि M&M, टाटा मोटर्स, PV, इन सभी पर जो है आपको पॉजिटिव राय ही आती हुई दिखेगी। TVS मोटर्स की बात करें तो 3,846 रुपीज़ के वो टारगेट सुझा रहे हैं। टाटा मोटर्स PV पे भी उन्होंने EPS कट किया है 440 के लक्ष्य। और मारुति सुजुकी माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 15,961 के अपने टारगेट्स देते हुए। बजाज ऑटो की बात करें तो 10,707 के यहाँ पे टारगेट सुझा रहे हैं। और अशोक लेलैंड 216 के टारगेट्स वो दे रहे हैं। तो ऑल इन ऑल देखिए EPS कट तो हुआ ही है, तमाम कंपनीज पे उन्होंने कट नहीं किए हैं अपने टारगेट्स। EPS में फ़िलहाल इन्होंने कटौती की है, पर कई सारे काउंटर्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे। आने वाले कुछ दिन जो हैं बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं ऑटो सेक्टर के लिए। अभिषेक, तो आने वाले दिन क्रूशल रहेंगे और बहुत ही ये क्रूशल रिपोर्ट भी आई है CLAC की। अभी थोड़ी देर पहले हम आशीष चतुर्वेदी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि M&M या फिर अशोक लेलैंड यहाँ से खरीदारी के लिए अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। बट लेकिन सृष्टि जरा ये बताइए कि आपने भी देख लिया ना ये धुरंधर 2, कैसी लगी आपको मूवी? ने तो देख लिया। और आज हमने जब हम 12:30 का स्पेशल शो कर रहे थे तो मैं प्रदीप जी को भी याद कर रही थी कि 2-3 बार उन्होंने एक्साइटमेंट में देख ली थी धुरंधर 2, धुरंधर 1। अब धुरंधर 2 को लेकर एक्साइटमेंट बहुत है और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा। मैं क्लाइमैक्स या फिर जितने सरप्राइजेज हैं वो रिवील नहीं करूँगी, बट 4 घंटे की मूवी है, काफ़ी लंबी मूवी है। बट अगर किसी ने नहीं देखी है तो उनका वीकेंड जो है वो थोड़ा सॉर्टेड लगता हुआ दिख रहा है। अभिषेक, आपके कब के प्लान्स है देखने के? नहीं, हमें प्लान बनाना पड़ेगा सृष्टि, अभी तक तो कुछ प्लान बनाया नहीं, लेकिन आप लोगों का उत्साह देख के ना लग रहा है कि नहीं प्लान बनाना पड़ेगा। अदरवाइज होता क्या है ना कि कई बार नहीं देखने का असर ये होता है कि हम डिस्कशन से ही कई बार आउट हो जाते हैं। तो कम से कम डिस्कशंस में रहें हम, उसके लिए कम से कम ये देखना तो पड़ेगा। लेकिन अच्छा, ऑटो की हम बात कर रहे हैं, ऑटो पे तो हमने खैर फंडामेंटल व्यू ले लिया था। एक शेयर ऑटो से ही जुड़ी है और ये बेरिंग वाली कंपनी है शेफलर इंडिया। पहले भी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और अब लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि फिर से इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। रचित भाई, आपसे राय चाहिए। शेफलर, हालांकि अगर हम फंडामेंटली देखेंगे तो वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच नजर आते हैं, लेकिन इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर वगैरह काफी दमदार नजर आ रहे हैं। और आप देखिए शेयर जो है 6% ऊपर, तो नीचे एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद आया और वहां पर इन्वेस्टर्स ने इसको ग्रैब किया है। आपकी राय शेफलर को लेकर? अभिषेक से इसमें एक चीज हम कर लेते हैं कि शेफलर की जब हम बात करते हैं, इनका फोटे जो है वो बेरिंग बिजनेस में है, बट इसको आप एज अ ऑटो एंसिलरी स्टॉक भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लच सिस्टम भी बनाते हैं, चैसे एप्लीकेशन भी बनाते हैं और बहुत सारे ऐसे मार्की नेम्स हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये स्टॉक अच्छा लगता है। पहले भी जब हमने आपके चैनल के माध्यम से इस पे लोअर लेवल्स पे डिस्कशंस किए थे, उसके बाद एक अच्छा अपमूव हमने देखा था। जिस तरीके से ये स्टॉक पोजिशनड है, पूरा मार्केट एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जो हम देख रहे हैं उसके चलते हम कहेंगे कि थोड़ा सा इसको और कूल ऑफ होने दें, और कहीं भी हमको ये वापस 3860, 3880 और 3900 की रेंज में दिखता है तो डेफिनेटली हमको इसमें वापस से पोजीशन बना लेनी चाहिए। मीडियम टर्म के अगर प्रोस्पेक्ट से हम देखते हैं तो आने वाले दिनों में मीडियम टर्म में आपको 4400 और 4400 के बाद 4960 तक भी ये जाने का दमखम रखता है। ठीक है, 4400 और उसके बाद 4960 ये टारगेट होंगे शेफलर इंडिया के लिए। वॉल्यूम भी मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, बट ठीक ठाक है। इसमें आज के सत्र में 6% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। एक और कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, आज इसके जो निवेशक होंगे या फिर जिन्होंने तेजी का ट्रेड लिया होगा वो सच में बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि शेयर है 10% ऊपर और 410 रुपए के ऊपर ये आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और वजह यह है कि देखिए पहले क्या था कि इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस अपना बढ़ाया था, उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा जब पिटाई होती है उसके बाद लोअर लेवल से स्ट्रेंथ इसमें निकल के आई थी। और अब खबरें आ रही हैं कि इक्विटी जो कि एक पीई फर्म है, इसके अलावा पार्टनर्स ग्रुप और आईटीसी इन्फो, ये सभी मिलके इस कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक लेने पर विचार कर रही हैं। और अशोक सूटा जो कि कंपनी के फाउंडर भी हैं और इनके पास है 44% का स्टेक। लोकेश जी, राय आपसे चाहिए, जरा चार्ट चेक करके बताइए। देखिए मैं तो बड़ा फैन हूं अशोक सूटा जी का, माइंडट्री के फाउंडिंग चेयरमैन रहे,
75 साल में वो कंपनी छोड़ी, एक नई कंपनी बनाई और उसको इस मुकाम पर लेकर आ गए कि नहीं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं। 83-84 साल की उम्र होगी वो होगी अशोक सूटा की। खैर, आप जरा चार्ट्स बताइए इसके कि कैसे लग रहे हैं आप इसके चार्ट, और आपको क्या लगता है कि यहां से और तेजी हम देखेंगे? जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी ना, उनके नाम से ये कंपनी 400-500 रुपए से 1500 रुपए गई थी, बट जस्ट मार्केट करेक्शन हो या वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हो गया था, उस वजह से भी स्टॉक में आपको बहुत जबरदस्त नीचे की तरफ करेक्शन होते हुए दिखा है। और ये जो करेक्शन है ये ऑलमोस्ट अब खत्म होते हुए लग रहा है सर, बट आईटी सेक्टर में ओवरऑल मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ अभी भी। जो भी अप मूव आ रहा है उसको वापिस मार्केट नेग्लेक्ट कर देता है, डाउनसाइड कर देता है। तो किसी को अगर लेना है तो 380 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और अभी के लिए 440 से लेके 470 तक का मूव आ सकता है इसमें। जो इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 480-490 के करीब है, जो 200 डे मूविंग एवरेज है। जब तक वो पूरी तरह से क्रॉस नहीं करेगा तो हर अप मूव जो है इसको वापस डाउन साइड में खींचने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस सारे स्टॉक पे। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। 380 रुपए के स्टॉप लॉस से चाहें तो ये ले सकते हैं। 440-470 तक के टारगेट के लिए हैप्पीएस्ट माइंड्स में ये व्यू हो गया। चलिए, बाजार बंद होने में 9 से 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है और निफ्टी के जो गेंस हैं रह गए हैं सिर्फ 100 अंकों के। ऊपरी स्तरों से लगभग 225 अंकों की नरमी है। निफ्टी बैंक दिन की ऊंचाई से 1000 पॉइंट नीचे लाल निशान में ही है और सामने 2 दिन का वीकेंड खड़ा है। ट्रंप क्या बोलेंगे, ईरान क्या करेगा, इजराइल करेगा, किसी को पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो थोड़ा बीटीएस से ट्रेड ले जाने में थोड़ा रिस्क होता तो है, और शायद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा ना लें आज तो ही अच्छा है। फिर भी रोज की तरह एक बार पूछ लेते हैं, रस्म अदायगी भी कई बार जरूरी होती है। और शुरुआत करेंगे आपसे हम, अंशुल जी, क्या राय देंगे? कोई ट्रेड है जो आपके रडार पर आ रहा हो जहां पर आपका कन्विक्शन बहुत हाई हो? सर, आपने मेरा मन पढ़ ही लिया है और आपने वो बोल ही दिया है जो मैं बोलना चाह रहा था। तो मैं अब दूसरी चीज बोल देता हूँ। ईथर एनर्जी सुबह बाई दिया था, 9% ऊपर है, अच्छी प्रॉफिट मिल रही है। दूसरा बेलराइज अभी क्लोजिंग शो में दिया था, वहां से भी लगभग 2.5 रुपए स्टॉक चल चुका है, वहां भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। एक जेबी केमिकल हम देखे गए थे, वहां पे भी लगभग 50 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट बुक करके तीनों में आराम से वीकेंड एंजॉय कीजिए, मंडे आके नए सिरे से देखिएगा। वीकेंड में सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो रिस्क लेके जाने से कोई मतलब नहीं है। मंडे आके नए सिरे से देखेंगे। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। वीकेंड एंजॉय कीजिए। बढ़िया मूवी आई धुरंधर, जाके आप भी देखिए। और हमारे मतलब इन हाउस हमारे जो सहयोगी, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके रिव्यूज भी अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपके साथ हूं मैं अंशुल जी। जहां पर कन्विक्शन हो ना वो ट्रेड मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्या है ना, देखिए बाजार में उल्टा जाने का, कई बार गलत होने का ना सबको हक है, लेकिन ये माहौल ऐसा है कि वीकेंड की अनिश्चितता ये दिमाग को ज्यादा परेशान करती है नुकसान से ज्यादा। रचित जी, आप बताइए, हाई कन्विक्शन कोई ट्रेडिंग आइडिया बीटीएसटी का या फिर एसटीबीटी का बता दीजिए, जो भी जिस साइड का भी आपको अच्छा लगता हो कि ट्रेड हमारा सही बैठ जाएगा। देखिए अभिषेक सर, मैं ना आज सुबह से ये एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सुबह ही मैंने बोला था कि मैं कॉल दे के चला जाता हूँ, टारगेट हिट हो जाता है, सब हो जाता है, मैं आके बोलता नहीं हूँ। अब मैं अंशुल भाई से बिल्कुल सही तरीके से सीख चुका हूँ, तो मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से लेके जाऊंगा। 160 रुपए में 23,100 का पुट ऑप्शन दिया था, 280 का सेकंड टारगेट था, 278 हो गया है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 75% अपसाइड एक सिंगल डे ट्रेडिंग सेशन में डिसेंट होता है। और धुरंधर तो नहीं देख पाएंगे अभी, बट हाँ कुछ और मेरे वीकेंड के प्लान्स हैं, वो जरूर मैं करना चाहूंगा। और सबको यही बोलूंगा कि हाँ, ट्रम्प साहब भी कुछ बोल सकते हैं, और सर अब जिस तरीके से ईरान अपने आप को पोजीशन कर रहा है ना, वो भी एक चीज देखने वाली होगी। तो वीकेंड पे खाली हाथ जाएंगे, मंडे को खाली हाथ आएंगे और आराम से फिर अपनी पोजीशन बनाएंगे। जी, प्लान क्या है आपके? आप कह रहे हैं कि मेरे कुछ और ही प्लान्स हैं, क्या राइड पे जा रहे हैं आप? हाँ सर, मतलब कोशिश यही रहेगी मेरी कि कल भी मैं निकल जाऊं, क्योंकि जब आपको तो पता ही है, आपने देखा भी था, जब स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है और इन लोग को इतना पढ़ने समझने और सीखने के बाद मंडे टू फ्राइडे के बाद ऐसा लगता है कि भाई अब ठीक है, सब कुछ छोड़ते हैं और निकल जाते हैं अकेले। नहीं, सोचिए कि अगर हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा है, जो लोग इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो रह रहे हैं, लगभग 12 देश टोटल प्रभावित हैं, ईरान और इजराइल के अलावा, तो वहाँ पर क्या स्थिति होती होगी?
मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन प्रदीप, आपके पास मैं थोड़ी देर में आता हूं। अगर आपके पास कोई ट्रेड है तो उसकी और तैयारी आप थोड़ी सी कर लीजिए। हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो बताएंगे कि अगले हफ्ते कौन से इवेंट्स बाजार में होंगे जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तृप्ति, बताइए। जी अभिषेक, और अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं। 23 मार्च के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए हटको में एक बोर्ड बैठक होने वाली है, तो इनके आउटकम पर नजर रहेगी। वेदांता में भी कंपनी एक बोर्ड बैठक करेगी जिसमें डिविडेंड को लेकर विचार किया जाएगा। इनोवेशन की एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही यूरोप प्रतीक में 62% की इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड खत्म होगा। 24 मार्च के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें तो HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। साथ ही नेटको फार्मा में यहां पर कंपनी एग्रोकेमिकल डिवीजन के डीमर्जर पर विचार कर सकती है। TVS मोटर में भी एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसमें कि डिविडेंड को लेकर विचार किया जाएगा। IPOs के फ्रंट पर देखें तो अमीरचंद जगदीश एक्सपोर्ट्स का IPO खुलने वाला है। पावरिका का IPO भी खुलेगा और साई पेरेंटल्स का IPO भी यहां पर 24 मार्च को खुलने जा रहा है। GK एनर्जी में 65% इक्विटी के लिए लॉक इन खत्म होगा। साथ ही ग्लोबल लेवल पर बात करें तो अमेरिका और जापान में आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आएंगे और ग्लोबल कंपनी Xiaomi अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। 25 मार्च के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें तो सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। V2 रिटेल में कंपनी 10 पर 1 स्टॉक स्प्लिट करेगी। NHPC और LIC हाउसिंग में फंड जुटाने को लेकर बोर्ड मीटिंग होने वाली है। साथ ही एरेडा TVS होल्डिंग्स में भी डिविडेंड को लेकर कंपनियां यहां पर बोर्ड मीटिंग में विचार करेगी। और ग्लोबल लेवल की बात करें तो यूरोप में CPI डेटा आएगा और ग्लोबल कंपनी H&M अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। 26 मार्च के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें तो देखिए रामनवमी के मौके पर बाजार बंद रहने वाले हैं और अमेरिका में जॉबलेस क्लेम्स आएंगे। 27 मार्च के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें अगले हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा। फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। सात्विक ग्रीन में 20% की इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड खत्म होगा। अमीरचंद जगदीश कुमार का IPO यहां पर बंद होगा। इसके अलावा पावरिका और साई पेरेंटल्स का IPO भी यहां पर बंद होगा। तो ये थे अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया। तो तृप्ति ने सारे के सारे इवेंट्स से बता दिए जो अगले हफ्ते बाजार में प्ले आउट होंगे। लेकिन प्रदीप, जरा फटाफट बताइए, कोई ट्रेड है आपका BTST के लिए? जी बिल्कुल अभिषेक सर, देखिए हम चारों पैनल में हैं। देखिए चारों के तो आइस में ऑलरेडी चश्मा ही है, तो मुझे लगता है कि लेंस कार्ड लेके जाना चाहिए। जाते जाते 534 535 के आसपास का प्राइस चल रहा है। लेंस कार्ड 510 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसमें 550 के रेंज पे रहेगा। सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 595 600 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेंस कार्ड हमने पहले भी कॉल दिया था और अभी भी मुझे लेंस कार्ड का बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। 595 टारगेट के लिए बाय करके जाइए। और रचित जी ने जो बोला है एकदम सही है कि ट्रम्प जी कुछ भी स्टेटमेंट आ सकता है। वैसे ईरान से भी कुछ हो सकता है क्योंकि ईरान अभी घायल है, इसलिए घातक भी है। हाँ, अच्छा, घायल है और घातक भी है। क्या क्या बात है। प्रदीप यंग है, देखिए मतलब बाकी अंशुल जी और रचित जी से कुछ आया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं लेंस कार्ड लेके जाइए। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है ना कि देखिए जब इस तरह का बाजार होता है ना तो कई बार क्या टेक्निकल एनालिस्ट भी ना ट्रेंड एनालिस्ट हो जाता है। तो वो ट्रेंड उन्होंने पकड़ा कि अच्छा 4 लोगों के चेहरे पे चश्मा लगा है तो आप लेंस कार्ड लेके जाइए। ठीक है, बढ़िया है। वैसे प्राइस एक्शन देख रहे हैं, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो आपके बिल्कुल ये वैलिड है ये कॉल। लोकेश भाई फटाफट जरा आप राय दे दीजिए 30 सेकंड में, क्योंकि उसके बाद बाजार की क्लोजिंग की तरफ चलेंगे हम। जी। जो धुरंधर की हम बात कर रहे हैं तो अभी सर ने धुरंधर का ही डायलॉग दिया, मगर आप जो कॉल दे देता हूँ सबसे पहले। पी फोकस बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसी थीम में, धुरंधर के थीम में ही है। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न दिखा रहा है इसमें। मुझे लगता है अभी 280 का करीब चल रहा है ये स्टॉक। मुझे लगता है 300 पार होने के लिए तैयार हो रहा है ये स्टॉक। 267 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 280 का बाइंग प्राइस, एंड मुझे लगता है 300-310 का टारगेट इसमें लेके चल सकता है। ठीक है, 310 का टारगेट। प्राइम फोकस 9.5% ऊपर, डे हाई पर, बिल्कुल लेंस कार्ड की तरह ही। लेंस कार्ड में फोकस कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और प्राइम फोकस दे दीजिए आपको लोकेश जी ने। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। कुछ ट्रेड्स मिल गए आपको। स्टॉप लॉसेस का ख्याल रखिएगा और इसमें थोड़ा सा ना दोनों में रिस्क कम है रिलेटिवली। देखिए बाजार में आज की ना मतलब ये क्लोजिंग देख के मज़ा तो आ नहीं रहा होगा। लोग कहते हैं कि नहीं उछाल का इस्तेमाल आप निकलने के लिए कीजिए, लेकिन तेजी वाले कितने बचे होंगे? 25 से 178 से हम लगातार गिर रहे हैं और गिरते गिरते 23-100 के थोड़े से दूर हैं। 2000 पॉइंट की गिरावट तो आ गई है, तो तेजी वाला तो ऐसे मामला तो बहुत डामाडोल होगा उनका।
और लोअर लेवल से जो तेजी आ रही है वो सस्टेन कर नहीं रही है। ये बाजार की दिक्कत है और जब तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तब तक माहौल ऐसा ही रहेगा। 130 अंक ऊपर निफ्टी बंद होने जा रहा है। कल की गिरावट काफी ज्यादा थी, उसकी थोड़ी सी भरपाई निफ्टी बैंक देख के जरूर निराशा होगी, क्योंकि इंट्राडे में आज हमने लगभग 54,400 के आसपास के लेवल देखे और वहां से सारी की सारी तेजी हवा होगी। एचडीएफसी बैंक आज फिर से गिरा है और एचडीएफसी बैंक से निफ्टी में ज्यादा गिरने वाला जो शेयर रहा है वो रहा हिंडाल्को का। इसके अलावा हमने देखा कि एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी, श्रीराम फाइनेंस कुछ और शेयर रहे जहां पर 1% के आसपास की हमने नरमी देखी। सपोर्ट कहां से मिला? आज आईटी से सपोर्ट मिला और उसकी वजह रही कि एक्सेंचर के क्वार्टर 2 के नंबर अच्छे आए, सीएलएसए की रिपोर्ट कल अच्छी आई थी, थोड़ा सपोर्ट मिला आईटी को लोअर लेवल पर। तो आईटी मेटल को लेकर हमने देखा कि एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई थी और उसके चलते हमने देखा कि स्ट्रेंथ थोड़ा बिल्ड हुआ। रिलायंस ने इंडेक्स को सपोर्ट किया है, 2% के गेंस आज हमने रिलायंस के शेयर में देखे हैं। ओवरऑल आप देखेंगे कि 1175 शेयर, माफ कीजिएगा 1775 शेयर तेजी वाले रहे हैं और 1230 शेयरों में आज हमने एनएसई पर कमजोरी देखी है और वीकेंड की अनिश्चितता के चलते बाजार ऊपरी स्तरों पर टिकने में नाकाम रहा है। आज की जो तेजी वायदा में रही, टाटा एलेक्सी टॉप गेनर रहा, करीब 5.5% की गेंस रहे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, लॉरस लैब्स, ग्लेनमार्क में 4% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में हमने देखी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो गिरने वाला शेयर रहा वायदा में वो रहा है एमसीएक्स, लगभग 5% टूट के 2400 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है। तो मतलब मिक्स्ड कहेंगे, जो ऊपर बाजार को सस्टेन करने की उम्मीद कर रहे थे उनको निराशा हुई होगी बाजार ने। लेकिन ये है कि हाँ, कल की भारी गिरावट के बाद आज थोड़ा सा निफ्टी ने रिबाउंड करने की कोशिश की है, इसको आप पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अंशुल जी, प्रदीप जी, रचित जी, लोकेश जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर, इंडेक्स पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। आप सभी वीकेंड एंजॉय कीजिए, हैप्पी वीकेंड। सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए सत्र के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी, आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।